Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study issues and welfare programs related to women. So let's start the lecture. See, in India women are worshipped and respected as sister, mother and grandmother. But women are abused, molested, raped and killed also. Women empowerment is increasing in India day by day with the initiative of government and our society. But this is also true that crime against women is increasing in India day by day. The participation of women is increasing in every field of our society. For an example, education, economy, industry, police, navy, army, etc., etc. But it is also true that the new issues and new challenges are also coming in every field of society. For an example, police, entertainment, media, industries also. So we will study these issues and challenges regarding women one by one, right? So at first we will see the challenges and issues of women, these and conventional issues, right? So at first we will see the conventional issues and conventional challenges of women. First is tradition of sati system, right? So tradition of sati system was prevalent in ancient time, राइट तो एंशिएंट टाइम में जो सती सिस्टम था वो प्रेवलेंट था, परंतु अब ये ना के बराबर बचा हुआ है. देन सेकेंड इज पर्दा सिस्टम हो जाएगा. थर्ड इज देवदासी कस्टम हो जाएगा. देयर इज अ एजुकेशन रेस्ट्रिक्शंस, राइट. इन आवर सोसाइटी बॉयज आर प्रेफर्ड, राइट, और बॉयज को जो है प्रायोरिटी दी जाती है. देयरफॉर जो रिसोर्सेज हैं, राइट, वो बॉयज़ के लिए जो है खर्च किए जाते हैं. साथ ही साथ एजुकेशन के लिए, अदर फैसिलिटीज़ के लिए बॉय को प्रेफर किया जाता है. देयरफॉर जो एजुकेशन है, एजुकेशन वुमेन को उतना अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता. साथ ही साथ प्रोविज़न ऑफ विडो रीमैरिजेस, राइट, ये भी एक कन्वेंशनल इश्यू हो जाएगा. फिर फीमेल फेटिसाइड हो जाएगा, पॉलीगेमी हो जाएगा और चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिसेस हो जाएंगे. सो ये जो है कन्वेंशनल इश्यूज हैं जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर अभी भी कुछ ना कुछ मात्रा में हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं, राइट. नाउ इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, राइट, ये जो करंट इश्यूज हैं और जो करंट चैलेंजेस हैं, यहाँ से 11 मार्कर का जो है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. व्हाट आर द करंट इश्यूज और व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ वीमेन इन मॉडर्न सोसाइटी, राइट. सो जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है या इन मॉडर्न टाइम, वीमेंस के रिगार्डिंग कई प्रकार के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जिनको हम वन बाय वन समझेंगे. तो जो करंट या प्रेजेंट इश्यूज हैं उनको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. इश्यूज रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, political issues and other issues. We will see these one by one. First is education issues, right. So women education issues, इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, deprived of education. As I told you that in our society boy is preferred, therefore जो गर्ल्स हैं उनको कई बार एजुकेशन के लिए उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. देयरफॉर गर्ल्स एंड वीमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी. सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन इन इंस्टीट्यूशंस. जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर भी, चाहे सिलेबस की बात हो या हमारी बुक्स की बात हो, उसमें भी कई बार जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है. साथ ही साथ वीमेन के साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है. Third is low level of education, or we can say that there is a low literacy among women. Then conservative ideology. जो conservative ideology है, that is the main factor for the deprivation of education of women. क्योंकि conservative ideology के अनुसार ऐसा माना जाता है कि women will do domestic work, right. महिलाओं को या छात्राओं को घर का काम करना है, वहीं जो मेल मेंबर है उसको तो अर्निंग करनी है. देयरफॉर मेल और बॉय इज प्रेफर्ड
फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल और फॉर अदर फैसिलिटीज़। वहीं जो वीमेन होती हैं उनको एजुकेशन के लिए उतना प्रेफर नहीं किया जाता है, राइट। तो ये जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से ही महिलाओं के एजुकेशन, हेल्थ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ नो इक्वल एजुकेशन फैसिलिटीज़ आल्सो, राइट। चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो या हमारी सोसाइटी में हो, जो बॉयज़ हैं उनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, वहीं महिलाओं के लिए उनके कंपैरिजन में जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी उतनी अवेलेबल नहीं है। दूसरा हो जाएगा वीमेन सोशल इश्यूज। सो देयर आर मैनी सोशल इश्यूज रिगार्डिंग वीमेन। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, राइट, जो वीमेंस हैं उनको अब्यूज़ किया जाता है और कई बार तो उनके खिलाफ वायलेंस भी होता है। सो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा, डाउरी सिस्टम हो जाएगा, फीमेल फेटिसाइड्स, राइट, सेलेक्टेड अबॉर्शन, ऑनर किलिंग हो जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन हो जाएगा, पोर्नोग्राफी हो जाएगा, फिर मॉलेस्टेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, रेप, फीमेल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, discrimination in the family and suppression of freedom and social evils. So these are the social issues, right? और इनमें से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली आप खबर देखते होंगे कि हमारे देश में कोई ना कोई महिला जो है इन सोशल इविल से या इन सोशल इश्यूज से हमेशा लड़ती ही रहती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी वीमेन इकोनॉमिक इश्यूज, राइट। सो जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला क्या हो जाएगा, अनइक्वल पे हो जाएगा, राइट। इन अ कंपनी और इन ए इंस्टीट्यूशन इफ एक ही पोस्ट पर यदि मेल और फीमेल एम्प्लॉय है तो उसमें से मेल एम्प्लॉय की कई बार सैलरी क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात सेम पोस्ट पर और सेम जॉब को करने पर भी फीमेल को जो है कम पे किया जाता है, राइट। तो पहला इश्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनइक्वल पे हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा बीइंग अंडर वैल्यूड इन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जब प्रमोशन की बात होती है या फिर किसी भी लीडरशिप की चर्चा होती है तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मेल एम्प्लॉय को ही जो है मेल एम्प्लॉय को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो वुमेन है उनको अंडर वैल्यूड समझा जाता है। साथ ही साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, राइट। फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मेल एम्प्लॉय हैं उनके लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वहीं पर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी फॉर वीमेन। ऑल्सो देयर इज़ अ लो बजट अलोकेशन। अगर हम वीमेंस के लिए बात करें तो 2020-21 में वीमेंस के लिए 26,600 करोड़ ही जो है बजट अलोकेट हुआ है, और इतने कम बजट में वीमेन का वेलफेयर जो है वो नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल इश्यूज, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ वीमेन। सबसे पहला क्या हो जाएगा, देयर इज अ लो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली। हमारी पार्लियामेंट और असेंबली में 50% तो छोड़ो, अगर 25% रिप्रेजेंटेशन हो तो वो भी अभी वर्तमान में नहीं है। देयर इज अ मैक्सिमम 15 to 20% रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट विच इज वेरी वेरी लो। तो यहाँ पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी इंक्रीज इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आल्सो। Also there is a low representation in politics, right? जो फीमेल लीडरशिप है उनकी संख्या में भी क्या है, कमी है। नेक्स्ट, नो अपॉइंटमेंट्स टू हायर पोस्ट। हमारी जो इंडियन मशीनरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उन सर्विसेज पर जो मैक्सिमम पोस्ट हैं उन हायर पोस्ट पर जो है मेल एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड। नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी हो जाएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। सी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीमेन हैव इक्वल फंडामेंटल राइट्स। आल्सो वीमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए भी
पार्लियामेंट ने कई एक्ट पास किए हैं, देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वीमेन आर नॉट अवेयर ऑफ दीज रूल्स, रेगुलेशंस एंड फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑन पॉलिटिकल पोजीशंस, राइट। जैसे अगर हम मान लेते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में या असेंबली में वो बहुत ही कम है। अगर जो भी महिलाएं अभी जो भी पॉलिटिकल सीट को होल्ड करती हैं या जो भी पॉलिटिकल पोजीशन उनके पास में है, उनमें भी जो प्रेशर है वो फैमिली मेंबर्स का होता है, विशेषकर जो मेल फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा क्या होता है, डोमिनेंस होता है, राइट। एंड दिस इज आल्सो ट्रू दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जो सरपंच होते हैं, राइट, एट विलेज लेवल, अगर हम बात करते हैं विलेज लेवल की, तो विलेज लेवल पर जो सरपंच इलेक्ट होते हैं, राइट, अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% जो है रिजर्वेशन दिया गया है। देयरफॉर जो है जब भी इलेक्शन होते हैं उसमें से वीमेन सरपंच चुने जाते हैं। लेकिन ये मतलब ये हकीकत है कि जो वीमेन सरपंच होते हैं उनकी सारी ड्यूटी और जो कार्य हैं वो उनके हस्बैंड के द्वारा किए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भी पॉलिटिकल पोजीशन होती है उसमें फैमिली मेंबर्स का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। नेक्स्ट, हेल्थ इश्यूज ऑफ वुमेन, उसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, हायर मदर मोर्टिलिटी रेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाएगा, राइट। कई पॉलिसीज के माध्यम से और कई सर्विसेज के माध्यम से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, बट अगर हम देखें तो उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से भी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसमें भी कमी आ रही है। देन लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर मेंस्ट्रुएशन, राइट, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, और इन्हीं एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज की कमी की वजह से ही फिर कई प्रकार की जो है डिसीजेस भी होते हैं, और क्या हो जाएंगी, सीरियस डिसीजेस हो जाएंगी, ये वीमेन के हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, राइट। नाउ वी विल स्टडी द कंटेम्पोररी इश्यूज ऑफ वीमेन, राइट, और यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बिकॉज दीज इश्यूज आर इन द न्यूज, राइट। तो ये न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है, देयरफॉर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वी विल स्टडी द contemporary issues of women one by one. The first is entry of women in the religious places, right. There is equality according to constitution, but हमारे देश के जो religious institution है अभी भी उनमें महिलाओं को या महिलाओं की एंट्री पर क्या है, प्रोविजन है या प्रतिषेध है, राइट। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अदर रिलीजन की भी बात करें तो जैसे मुस्लिम रिलीजन में हो जाएगा, वहाँ पर भी जो वीमेंस आर नॉट अलाउड इन मॉस्क्स, राइट। इसके साथ ही अगर पारसी समुदाय में बात करें तो इफ अ पारसी वुमन हैज मैरिड टू a person who is not of Parsi community, then they cannot go to or she cannot enter to fire temple. तो इस तरीके से मुस्लिम रिलीजन में जो महिलाएं हैं वो मॉस्क नहीं जा सकती हैं, राइट। फिर पारसी समुदाय में फायर टेम्पल नहीं जा सकती हैं, और वहीं हिंदू धर्म में भी अगर हम देखें तो जो वुमेन्स हैं उनको कई मंदिरों में जो एंट्री नहीं है। इसके साथ ही जो रिलीजियस पोस्ट्स होती हैं, राइट, रिलीजियस प्रीस्ट हो जाएंगे, राइट, या जो रिलीजियस और भी जो पोस्ट होती हैं वो भी कार्य जो है वो मेल के द्वारा ही किए जाते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 एंड दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ 1971 एक्ट। देखिए हमारे देश में जो है फीमेल सेक्स रेशियो इज डिक्रीजिंग डिवाइडेड। कारण क्या है, कारण वही है, राइट, बॉय इज प्रायोरिटाइज, और वहीं जो गर्ल्स होती हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसीलिए हर एक फैमिली मेंबर, राइट, या जो पेरेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनको जो बच्चा है वो मेल ही होना चाहिए। इसीलिए कई बार इफ दे कम टू नो दैट देयर इज अ बेबी चाइल्ड,
तो उसका क्या होता है, एबॉर्शन करा देते हैं, राइट। तो फेटिसाइड की वजह से ही जो सेक्स रेशियो है उसमें भी क्या है, कमी आई है। तो हमारे देश में फीमेल फेटिसाइड को कम किया जा सके, राइट, जो सेलेक्टेड एबॉर्शन है उसको रोका जा सके, फीमेल फेटिसाइड है उसको रोका जा सके, इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 लाया गया था और इसके तहत एबॉर्शन को जो है इलीगल माना गया। साथ ही साथ ये एक्ट जो है वो 1971 में लाया गया था, राइट। बट अगर हम देखें कि अगर कभी ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है जिसकी वजह से एबॉर्शन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो मदर है और जो चाइल्ड है दोनों की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अगर मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी है तो उस केस में कानून के द्वारा, राइट, कानून के द्वारा इसकी इजाज़त दी जा सकती है कि एबॉर्शन किया जा सके, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो है इसको अमेंडमेंट किया गया। अब यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020, और दूसरा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020। तो इन दोनों में हम अंतर समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका उत्तर दे पाएं। देखिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में था, 1971 था, उसमें प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स, राइट, उस प्रेगनेंसी की अबॉर्शन की परमिशन थी, बट ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, राइट। जब एक मेडिकल डॉक्टर लिखित में इसकी परमिशन देगा तो अप टू 12 वीक्स जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, राइट। दूसरा, 12 टू 20 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको दो डॉक्टर की एडवाइस पर क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, राइट। परंतु अब नए कानून में क्या संशोधन हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स है तो पहले भी एक डॉक्टर की एडवाइस पर और अब भी एक डॉक्टर की एडवाइस पर जो है एबॉर्शन पॉसिबल है, राइट। वहीं 12 टू 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको पहले दो डॉक्टर की एडवाइस पर एबॉर्शन किया जा सकता था, अब एक डॉक्टर की एडवाइस पर जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। अब 20 टू 24 वीक्स, यहाँ पर समझिए, अगर 20 टू 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो पहले इसकी परमिशन ही नहीं थी, राइट, परंतु नए एक्ट में इसको परमिट किया गया है ऑन द एडवाइस ऑफ 2 गवर्नमेंट डॉक्टर्स। अगर 2 गवर्नमेंट डॉक्टर इसकी एडवाइस देते हैं तो ही जो है 20 टू 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसका एबॉर्शन पॉसिबल है। साथ ही साथ यदि मोर देन 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो पहले इसकी परमिशन नहीं थी, बट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 है उसमें इसको अलाउ किया गया है। और यदि मेडिकल बोर्ड, राइट, मेडिकल बोर्ड की परमिशन पर मोर देन 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है, राइट, उसका भी एबॉर्शन पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, वर्तमान समय में जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ है और नाउ इस समय पे हमारे पास में ऐसे इक्विपमेंट हैं और हमारे पास में ऐसी मेडिसिन हैं कि हम जो 20 टू 24 वीक की प्रेगनेंसी को आसानी से उसका एबॉर्शन करा सकते हैं और इससे जो मदर है उसकी जान बचाई जा सकती है, राइट। इसीलिए जब कभी भी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो उस सिचुएशन में अगर मदर की जान को खतरा है तो मदर की जान को बचाने के लिए यहाँ पर दो डॉक्टर की एडवाइस पर 20 टू 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसका एबॉर्शन पॉसिबल है। और साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड की एडवाइस पर मोर देन 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है, राइट, उसका भी एबॉर्शन जो है पॉसिबल है, राइट। थर्ड हो जाएगा द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 एंड दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस एक्ट की हमें आवश्यकता क्यों थी, व्हाई दिस एक्ट वाज नेसेसरी। सी,
इंडिया वर्ल्ड में सरोगेसी हब बन चुका है, इसलिए फॉरेन कपल्स इंडिया आते हैं, वो सरोगेट मदर्स को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देते हैं और बाद में वो अपना सरोगेट चाइल्ड लेकर फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। परंतु कई बार प्रेगनेंसी के दौरान या तो सरोगेट मदर की डेथ हो जाती है, कई बार अबॉर्शन करना पड़ता है, तो कई बार उनको लाइफ टाइम की डिसीजेस भी हो जाती हैं और सरोगेट मदर को कंपनसेट भी नहीं किया जाता है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर हमारे देश में जो हेल्थ ऑफ सरोगेट मदर है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 लाया गया है, राइट। और इसमें अब जो सरोगेट मदर है, राइट, उनके लिए राइट्स भी दिए गए हैं, राइट। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके लिए जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। साथ ही साथ यदि सरोगेट मदर का हेल्थ अगर गिरता है या हेल्थ खराब होता है तो उसका जो भी उसके लिए भी जो कंपनसेशन है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो सरोगेट मदर हैं उनकी अगर उनकी हेल्थ इश्यूज होती है तो उसको आसानी से अब टैकल किया जा सकता है। साथ ही साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद माइनर वाइफ अमाउंट्स टू रेप। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार अगर माइनर वाइफ है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, राइट, तो उसको अब रेप माना जाएगा। साथ ही साथ वीमेंस डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट इज वीमेंस रिजर्वेशन बिल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो जो हमारी लोकसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनमें रिजर्वेशन के लिए वीमेंस रिजर्वेशन बिल है, राइट, और इसको अभी एक्ट बनना बाकी है। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट कमीशनिंग ऑफ वीमेन इन मिलिट्री सर्विसेज, राइट। एज यू नो कि आर्मी में जो कमांडिंग पोस्ट होती थी, राइट, उन कमांडिंग पोस्ट में जो वीमेन है उनको परमानेंट कमीशनिंग नहीं दी जाती थी, परंतु यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नाउ वीमेन कैन बी गिवन द परमानेंट कमीशनिंग ऑन कमांडिंग पोस्ट इन द आर्मी। तो आर्मी की कमांडिंग पोस्ट पर अब वीमेन को परमानेंट कमीशनिंग भी जो है दी जा रही है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट हो जाएंगी और जो है वर्तमान समय में मैटरनिटी बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कई बार तो जो है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट फिर लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, राइट, ये भी जो है हमारे लिए चिंता की विषय है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो बहुत ही कम है, राइट। इसको भी जो है इम्प्रूव किया जाना जरूरी है। फिर सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस हो जाएगा एंड मेंस्ट्रुअल बेनिफिट विल 2017 हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल जो बेनिफिट है उसके लिए भी जो है बिल लाया जा चुका है 2017 में। तो ये थे वीमेन से संबंधित जो कंटेम्पोररी इश्यूज थे उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। नाउ वी विल स्टडी वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट, वेलफेयर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वीमेन, राइट। सो जो महिलाओं के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के रूप में, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के रूप में, पॉलिसी प्रोविज़न के रूप में और जो क्रिमिनल लॉज हैं और अदर्स, इन सब के रूप में हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। सो वीमेन वेलफेयर के लिए देयर आर मैनी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 देयर इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट any citizen of India on the basis of religion, race, caste, right, and here is sex, right। तो कुल मिलाकर ये है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 सेक्स के आधार पर जो है हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। आर्टिकल 39 equal pay and equality of opportunity. Article 42, right. So according to Article 42 state will make provision for
maternity aid and for human condition of birth. Article 243, according to Article 243, 50% reservation for women in village panchayat and municipal bodies, right? तो जो विलेज पंचायत हैं और जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं उनमें विमेन के लिए 50% रिजर्वेशन है. एंड आर्टिकल 352, राइट टू इक्वल वोटिंग. सो दीज वर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग वीमेन. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. तो जो जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वी विल स्टडी वन बाय वन. पहला क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो जाएगा 2005. और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज आल्सो इन द न्यूज बिकॉज इफ महिलाओं के खिलाफ अगर वायलेंस होता है सो दे कैन रजिस्टर अ केस अगेंस्ट मेल, राइट, मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली. बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, राइट, नाउ केस कैन बी आल्सो रजिस्टर्ड against adult female of that family, right? तो यहां पर अंतर समझें. जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें पहले केस केवल और केवल एडल्ट मेल के अगेंस्ट ही रजिस्टर होता था. बट नाउ आफ्टर द कोर्ट्स डिसीजन जो है एडल्ट फीमेल के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जा सकता है. इसका मतलब ये है कि अब किसी भी फैमिली में फीमेल और मेल मेंबर जो है किसी भी वीमेन को जो है परेशान नहीं कर सकते हैं. दूसरा हो जाएगा द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961. थर्ड इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955. Then fourth is Immoral Traffic Prevention Act of Women and Girls, and this act is also known as सीता एक्ट ऑफ 1956, राइट. तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए ये अदर रीजन के लिए अगर गर्ल्स का जो है ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको इलीगल माना जाएगा, राइट. और ये इसको सीता एक्ट के नाम से जाना जाता है. तो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, right, 1956. Next is मैटरनिटी फैसिलिटी एक्ट 1961 और इसको 1995 में क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, राइट. और ये मैटरनिटी जो फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड कराने के लिए दिस इज द एक्ट. तो मैटरनिटी फैसिलिटी एक्ट 1961. देन चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है ये भी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कानून है और इसको 2005 में अमेंड भी किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट राइट ऑफ वुमन टू प्रॉपर्टी, अब वीमेन को जो प्रॉपर्टी है उसमें भी उनको हिस्सा दिया जाएगा. नेक्स्ट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसको हमने कुछ देर पहले देखा था. इट हैज़ बीन आल्सो अमेंडेड इन 2020. नेक्स्ट इज लॉ अगेंस्ट सेक्स सिलेक्शन और ये कानून कौन सा है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, राइट. और इस एक्ट के माध्यम से जो सेलेक्टिव एबॉर्शन है, राइट, सेलेक्टिव एबॉर्शन है या फीमेल फेटिसाइड है या सेलेक्टेड एबॉर्शन है उसको कम किया जा सकता है, राइट. तो जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है 1994. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, राइट, जिससे वर्क प्लेस पर जो वुमेन का हरासमेंट होता है, राइट, वह कम होगा. देन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976. जो महिलाओं के केसेस हैं, राइट, महिलाओं के केसेस हैं उनके स्पीडी ट्रायल के लिए फैमिली कोर्ट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. देन भारतीय महिला बैंक, राइट. सो जो भारतीय महिला बैंक है that had been established in India, right, जिसमें सभी जो कर्मचारी थी वो महिलाएं थी. and this bank was to provide loan facility for women in India. but actually जो भारतीय महिला बैंक है it has now been merged to SBI.
फिर अगला हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ सती प्रैक्टिस एक्ट 1829 हो जाएगा, और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी विल सी प्रोविजंस अंडर क्रिमिनल लॉस। तो जो क्राइम्स हैं उनको एक तो हमने आपको पता होगा कि इंडियन पिनल कोड्स, राइट, तो कुछ सेक्शन जो है वो इंडियन पिनल कोड्स में है और कुछ सेक्शंस जो है CRPC, राइट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में है। तो हम जो IPC के प्रोविजंस हैं और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे IPC में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, राइट। सो वुमेन वेलफेयर के लिए जो जितने भी प्रोविजंस हैं उनको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सेक्शन 375। सेक्शन 375 में क्या है, मेंशन ऑफ पनिशमेंट एंड रेप एंड मेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस है। सेक्शन 376 में प्रोविजन फॉर पनिशमेंट और पनिशमेंट फॉर रेप हो जाएगा। सेक्शन 294 सेज ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग्स एट पब्लिक प्लेसेस, राइट। तो जो पब्लिक प्लेसेस पर ऑब्सिनिटी है, राइट, उसके लिए सेक्शन क्या है, 294 है, राइट। यदि पब्लिक प्लेसेस पर ऑब्सीन सॉन्ग्स को गाया जाता है या ऑब्सीन एक्टिविटीज की जाती है तो इस केसेस में ऑब्सीन एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को क्या किया जाएगा, 3 मंथ का जो है इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन लगाया जाएगा या वोट होंगे, राइट। तो पब्लिक प्लेस पर ऑब्सनिटी इज अ क्राइम, राइट, और ये सेक्शन 294 में कहा गया है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है, उल्टे सीधे गाने गाता है या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसके ऊपर जो है केस रजिस्टर किया जा सकता है। तो सेक्शन 294 ये ऑब्सनिटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेक्शन क्या हो जाएगा, 354 हो जाएगा। सेक्शन 354 इज रिलेटेड विद आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, राइट। और यदि वीमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज किया जाता है थ्रू पोर्न वीडियोस या स्टॉकिंग, तो ऐसा करने पर 1 साल का मैक्सिमम, राइट, 1 साल से लेकर मैक्सिमम 7 ईयर का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, राइट। तो इस सेक्शन के माध्यम से भी जो है वीमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं किया जा पाएगा, राइट। फिर सेक्शन 372 हो जाएगा, सेलिंग अ गर्ल फॉर प्रोस्टिट्यूशन, और यदि ऐसा होता है तो 10 ईयर का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन लिया जाएगा। सेक्शन 373 बाइंग अ गर्ल फॉर प्रोस्टिट्यूशन, और अगर इस सेक्शन के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति गर्ल को प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदता है तो उसको ऐसा करने पर 10 साल का प्रिजनमेंट एंड फाइन भी दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रोविजंस पढ़ते हैं, राइट, रिगार्डिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसमें पहला हो जाएगा 46 फर्स्ट, राइट। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 46 फर्स्ट में ये प्रोविज़न है कि किसी भी वुमेन को अरेस्ट केवल और केवल वीमेन पुलिस ही कर सकती है, राइट। ओनली वीमेन पुलिस विल अरेस्ट वीमेन, राइट, एंड दिस इज इन CRPC 46(1). सेकेंड इज 46(4), राइट, नो अरेस्ट आफ्टर सनसेट और बिफोर सनसेट। तो सनसेट के बाद में और सनसेट के पहले वीमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 53(2), द पुलिस विल हैव टू गो टू होम टू टेक द स्टेटमेंट ऑफ वीमेन, राइट। अगर वीमेन के साथ में मोलेस्टेशन होता है, राइट, या रेप केस होता है तो उस केसेस में पुलिस को जो है स्टेटमेंट लेने के लिए वीमेन के घर जाना पड़ेगा, न कि वीमेन को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 125, मेंटेनेंस विल बी गिवन टू द डाइवर्स, एंड सेक्शन 499, शेयरिंग ऑब्सीन फोटोज इज एन ऑफेंस, राइट। तो CRPC में भी जो ऑब्सनिटी है उसके लिए क्राइम माना गया है। सो अगर जो ऑब्सीन फोटोज हैं उनको अगर शेयर किया जाता है तो वह भी सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग क्या है, क्राइम है, राइट। नाउ वी विल स्टडी द पॉलिसी इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ
वीमेन। और इसमें हम एजुकेशनल प्रोविजंस को पढ़ेंगे, राइट, हेल्थ प्रोविजंस को, एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। और यहाँ पर इनमें से जो जितने भी प्रोविजंस हैं वी हैव स्टडीड अर्लियर, तो अर्लियर इनमें से हेल्थ से संबंधित और कई जो प्रोविजंस है वो हमने पढ़ लिए, राइट। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर एजुकेशन स्कीम्स और एजुकेशन पॉलिसीज। तो वीमेन वेलफेयर के लिए, वीमेन के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015। इसको हमने लेक्चर शायद फर्स्ट या सेकेंड में ही देखा होगा। तो बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ अभियान 2015। देन मिड डे मील स्कीम 1995 हो जाएगा, ताकि जो इनरोलमेंट रेट है वो इंक्रीज हो सके, जो स्कूल ड्रॉप आउट है वो कम हो सके। गांव की बेटी योजना हो जाएगा 2005, राइट। दिस इज अ स्कॉलर इंसेंटिव बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर गर्ल्स लिटरेसी प्रमोशन स्कीम हो जाएगा। फिर प्रतिभा किरण स्कीम 2002, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम 2014, और इसके साथ में जो कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिनमें एजुकेशन से संबंधित सभी फैसिलिटीज होंगी। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो इन एक्ट्स के बारे में हमने एजुकेशन में और गर्ल्स एजुकेशन में डिटेल से समझ लिया है। नाउ हेल्थ स्कीम्स, राइट, और जो हेल्थ स्कीम्स है ये किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ स्कीम्स में सबसे पहला हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना। सो जननी सुरक्षा योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन 2005। देन जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रोग्राम 2011। इंदिरा गांधी, राइट, मातृ सहयोग योजना 2010। सो इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना 2010। प्राइम मिनिस्टर सेफ मदरहुड कैंपेन 2016। देन मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट क्या हो जाएगा? 2017। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2016। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1986। देन नेशनल हेल्थ फंड स्कीम एंड प्रधानमंत्री श्रम औषधि योजना 2015, राइट। सो प्रधानमंत्री श्रम औषधि योजना 2015। फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। दिस इज आल्सो नोन एज आयुष्मान भारत। फिर आशा एंड जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं दैट आर बीइंग अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, राइट, और जो आशा कार्यकर्ता है और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं दे आर प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिक्रीजिंग द MMR। तो मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करने में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अच्छा रोल प्ले कर रही हैं और इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। फिर नेशनल हेल्थ मिशन रूरल और अर्बन, राइट, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन इंद्रधनुष 2014। नाउ हेल्थ स्कीम्स रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ वीमेन, राइट, एंड दीज स्कीम्स आर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें पहला हो जाएगा धनवंतरी स्वास्थ्य योजना 2005। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना 2006। जननी सहयोग योजना। देन दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान फॉर डिलीवरी, राइट। सो मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, राइट। और इसके लिए जननी एक्सप्रेस स्कीम जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है लागू की गई है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट मुस्कान हो जाएगा, राइट, प्रोजेक्ट मुस्कान। देन जननी एक्सप्रेस योजना 2006 एंड ये जो जननी एक्सप्रेस योजना है इसके माध्यम से ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, राइट। देन बालिका समृद्धि योजना 1997।
जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना एंड मदर एंड चाइल्ड क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। नाउ वी विल सी अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स रिगार्डिंग वुमेन। उसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देन स्वधर स्कीम इन विच ऑल द विक्टिम्स, राइट, जिनको छोड़ दिया गया है, एड्स हैं या जो पेशेंट्स हैं, उनको हेल्प किया जाएगा। तो स्वधर स्कीम्स में जितने भी एवनडेड हैं या एड्स के पेशेंट हैं या फिर जो जेल में रहने वाले पेशेंट हैं, उनकी यहाँ पर मदद की जाएगी, वीमेन पेशेंट की यहाँ पर मदद की जाएगी। फिर हो जाएगा प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी योजना वीमेन एम्पावरमेंट के लिए है और लिवलीहुड जनरेट करने के लिए प्रियदर्शनी योजना जो है लागू की जा रही है। फिर स्वयं सिद्धा स्कीम हो जाएगी, ये भी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र हो जाएंगे, राइट। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो जाएगा और ये हमारे देश में जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी एक्ट्स बनते हैं, उसमें महिलाओं के जो राइट्स हैं, महिलाओं की जो पोजीशन है, उसके लिए जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन है, ये क्या करता है, कार्य करता है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्म करने में जो है सलाह भी देता है। देन जेंडर बजटिंग हो जाएगा, प्रोजेक्ट गरिमा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, निर्भया फंड हो जाएगा, राइट, और राष्ट्रीय महिला कोष हो जाएगा 1993, राइट। सो दीज आर द अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट। सो वी हैव स्टडीड issues and welfare programs related women. So we will meet in next lecture. Till then, thank you.